और अब खबरें तफसील से। वो समाज कभी अपने आप को तरक्की याफ्ता नहीं कह सकता जिस समाज में खवातीन अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में बच्चियों और खवातीन के साथ हो रहे शर्मनाक और जालिमाना वाकयात को रोकने के लिए चंद नौजवानों ने हैदराबाद में एक अच्छी पहल शुरू की है। पेश दखनी अंदाज में एक खास रिपोर्ट। औरतों और बच्चों की सिक्योरिटी के वास्ते गच्चीबौली हैदराबाद में है सो आईटी कंपनी के मुलाजिमा लाइफ ऑफ गर्ल के नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करे। ये ऐप अपने मोबाइल में सेट कर लिए तो सब डिटेल मालूम हो जाती। जब भी बच्चियां या औरतें मुसीबत में घिर गए, जरूरत है कि ऑप्शन वाले बटन दबा दिए तो सबसे पहले सेफ जगह का पता मालूम हो जाता। इसके बाद पुलिस वालों को इत्तला मिल जाती, मुकाम पर सेंटर वाले भी पहुंच जाते। ये ऐप को 9 आदमी की एक टीम लॉन्च करी। ये लोग एक नेक जज्बे से ये काम शुरू करे, जिसके वास्ते कोई फीस भी नहीं ले रहे। इंटरनेट मोबाइल में रहा तो बस है। ऐप का पहला काम इंफॉर्मेशन देना है, दूसरा काम लेडीज के दिल से डर निकालना है। लाइफ ऑफ गर्ल ऐप की शुरुआत वो लोग गांव से लेकर पूरे मुल्क तक फैलाना चाह रहे हैं। औरतों पे हो रहे जुल्मों को रोकने की ये कोशिश की तारीफ IAS, IPS अफसरां यहाँ तक के मिनिस्टर भी कर रहे हैं। वाकई ये ऐप वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि हर थोड़े दिनों को ऐसे शर्मनाक वाक़े हो रहे हैं जिसके बाद बच्ची के घर से निकल के वापस आने तक घर वाले बेचैन रह रहे हैं। घर से निकल के औरतें और बच्चियाँ हैबत खाए हुए हैं। हालांकि औरतों और बच्चों की जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के वास्ते नए कानून बन रहे हैं। कसूरवारों को सजाया मिल रहे हैं, मगर वही कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रह रही। छेड़मछाड़ी और बदमाशी होने का हो रही। बुरे लोग बुरे हरकतें करने का कर रहे हैं, मगर अच्छे लोग भी बुराई को रोकने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। IT कंपनी के ये नौजवान जो कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि उनको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मरी शशिधर रेड्डी ने कहा है कि आईनी इख्तियारात रखने वाले इलेक्शन कमीशन को कुछ तकनीकी मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि CEO ने खुद एतराफ़ किया है कि EVM में कुछ तकनीकी खराबियां हैं। मरी शशिधर रेड्डी के मुताबिक एक गलत बटन दबाने पर 25,000 वोट गायब हो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते के अंदर तकनीकी खराबियां दूर करने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस लीडर मरी शशिधर ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल पर एतराज जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए वोटरों के इंदराज का अमल जारी है। मरी शशिधर रेड्डी ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में पार्टी के दीगर लीडरों के हमरा मीडिया से बातचीत की। आज हैदराबाद में कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी, पूनम प्रभाकर, शबीर अली, AICC लीडर इस इजलास में शरीक रहे। 20 अक्टूबर को राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे, महाकूटमी यानी अजीम इत्तेहाद के दरमियान तशवीश निशिस्तों की तकसीम पर इस इजलास में तबादला ख्याल किया गया। मधु याशकती गौड ने इजलास के बाद बताया कि कई TRS लीडर कांग्रेस में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और उन्हें पार्टी में शामिल करने के उमूर पर तबादला ख्याल भी इजलास में किया गया है। समाजी और दीगर तंजीमों की जानिब से कांग्रेस की तायीद को उन्होंने खुशाइन करार दिया। मधु याशकी गौड ने कहा कि तेलंगाना में TRS की गैर मुनसिफाना हुक्मरानी को खत्म करने के मकसद से असेंबली सीटों का बंटवारा किया जा रहा है। तेलंगाना के रियासती वजीर KTR ने कहा है कि तेलुगु देशम सदर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में फिर नोट के बदले वोट की साजिश करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में कांग्रेस लीडरों को खरीद लिया है और अब इंतखाबी सियासत चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू के हाथों PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी कठपुतली बने हुए हैं। KTR का कहना है कि असेंबली के इंतखाबी नताइज अगर TRS की 4 साल हुक्मरानी का रेफरेंडम है तो अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इंतखाबी नताइज को अपने तर्ज अमल का रेफरेंडम समझे।
कांग्रेस तर्जुमान शौकत अली सूफी ने मजलिस की सीटें कम होने की पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि मजलिस फिक्का परस्त जमात के दोस्त की दोस्त बन गई है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर टीआरएस तर्जुमान बन जाने का इल्जाम लगाया। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी is acting like the spokesperson of the TRS government. I am surprised to see his soft corner for a party which is supporting Bharatiya Janata Party at the national level. You know very well that on GST issue, TRS has supported the BJP-led government at the center. Demonetization also, they helped. Triple Talaq also, one of the main issue which was supported by the TRS government. और जहां तक सवाल पतंग के निशान का है, हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि इस बार कम से कम 2 या 3 पतंगें मजलिस की कटने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि जो परसेप्शन बन रहा है मजलिस के खिलाफ कि ये बीजेपी के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग रखती है, ये बहुत ही सीरियस परसेप्शन आम लोगों के जहन में आ रहा है। तो हमें लगता है कि इस बार पतंग पिलाना कोई आसान नहीं है। तेलुगु देशम रुकन पार्लियामान सीएम रमेश ने उनकी रिहाइशगाह और इमलाक पर इनकम टैक्स के छापों को आंध्र प्रदेश के मफादात पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ इत्तेहाद पर उनकी पार्टी से सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है। हफ्ते और इतवार की आधी रात तक सीएम रमेश की इमलाक पर छापेमारी और तफ्तीश का अमल चलता रहा। रमेश के घर से 3.5 लाख रुपए से ज्यादा रकम जब्त कर ली गई। रमेश के अफराद खाना के अलावा उनके यहाँ काम करने वालों के बैंक खातों से मुतल्लिक कागजात भी इनकम टैक्स महकमे ने जब्त कर लिए हैं। उन्होंने मरकज पर इल्जाम लगाया कि कडपा में फौलाद की सनत कायम करने के लिए मुतालबे पर चिरागपा मरकजी हुकूमत उन्हें निशाना बना रही है और ये छापे उन्हें धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। This raid is not an individual. This raid they are doing on Andhra Pradesh Reorganization Act, on Kadapa Steel Plant, Railway Zone, so many other whatever issues are there in the AP Reorganization Act. So there is any conspiracy in behind this? Definitely, we are fighting against BJP. There is no any raids in Gujarat. There is no any raids in Rajasthan. There is no any raids in BJP ruling states. Only why in Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu, Telangana. There is any role of KCR and Jagan? That all it will come out now. It is very crystal clear. We are going with Congress. That's the reason again BJP. What about this tragedy of TDP side from your Definitely we will fight legally. Whatever, let them do. We are with the people. टीम इंडिया ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 10 विकेट से शिकस्त दी है। इस तरह हिंदुस्तान ने सीरीज 0-2 से अपने नाम कर ली है। वेस्टइंडीज ने दूसरी इनिंग में 127 रनों पर ढेर हो जाने के बाद टीम इंडिया को 72 रनों का हद दिया, जिसे हिंदुस्तान ने बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शा ने और केएल राहुल ने 33 रन बनाए। वाज़ेह रहे कि टीम इंडिया ने पहला टेस्ट 1 इनिंग और 272 रनों से जीता था। हैदराबाद में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की पहली रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों और दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब के दौरान मुख्तलिफ पार्टियों के सियासी लीडरों ने सहाफती बरादरी को हर मुमकिन इक़दामात फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मसाइल का हल मुमकिन हो सकता है और फिर वो आवाज जब गूंजती है तो यकीनन सुनाई। जब भी उर्दू की बात आती है तो हम लोग तड़पते हैं, पीछे पड़ते हैं, मगर न जाने क्या एक जमाना यह था बिना उर्दू के कुछ नहीं चलता था। हिंदुस्तान की अगर कोई जबान थी तो वो उर्दू थी और खास तौर से निजाम दक्कन के अंदर कोई चीज बोली जाती थी, चाहे वो मरीज चिन्ना रेड्डी हो या और कोई भी हो, बिना उर्दू के कुछ काम नहीं चलता था। मगर आज हमारे माशरे के अंदर इतनी बुरी अफसोस की बात यह है कि आज हमारे बच्चे
खुद उर्दू नहीं पढ़ना जानते हैं, तो उर्दू को कोई और खत्म नहीं कर रहा है, उर्दू को हम अपने आप से कम कर रहे हैं। तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करता हूं कि उर्दू को अगर जिंदा रखना है तो बेशक आपको हमको मिलकर एक अहद करना है, एक फैसला करना है कि हमको किसी कीमत पे चाहे कुछ भी हो आज के बाद से न सिर्फ हम हमारी औलाद को बल्कि जितने भी लोग उर्दू जानते हैं उन सब से हम दरखास्त करेंगे कि उर्दू को जिंदा रखना बेइंतहा जरूरी है। मैं जब डीसीपी था, इसी एरिया का डीसीपी था 1988 में, चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे। जब उनके पास हम लोग जाते थे किसी बात पर, मीटिंग्स में हो या कभी वो बुला लेते थे, जाते थे हम लोग। जब भी उनसे गुफ्तगू होती थी हमेशा उर्दू में होती थी। कभी हम लोग अंग्रेजी में बात करना शुरू करें तो वो तो उर्दू में जवाब देते थे, उर्दू में जवाब देते थे। उससे पहले जब मैं स्टूडेंट था उस जमाने में कारनाका में RR लैब्स, आज IICT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पर मैं रिसर्च कर रहा था। हमारे एक डायरेक्टर साहब थे डॉक्टर गुरुबचन सिंह सिद्धू, वो हमेशा जो केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग की बात हमेशा उर्दू में करते थे। जब भी मैं अंग्रेजी में बात करता था बोलते थे कि आप उर्दू से कोई खास दुश्मनी है क्या, उर्दू में क्यों नहीं बात करते। यहाँ मौजूद हमारा भाई उर्दू जर्नलिस्ट को सबको मेरा तरफ से सलाम अलैकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में आज चल रहा है, अरे आखिर तो तेलंगाना बना है। अब सब लोगों के लिए पर्टिकुलरली तेलंगाना बनने के बाद मुस्लिम जर्नलिस्ट का भी एक सोच रहना चाहिए था ना गवर्नमेंट का, नहीं लगे और जब जबान को दबा डाले तो अपना हालात निकल गए जैसा हो गए गवर्नमेंट आने के बाद। तेलंगाना का बने तो मुस्लिम जर्नलिस्ट के लिए और एक प्रायोरिटी करके और आगे बढ़ने के लिए और एक सहूलत दिलाने के लिए काम होना चाहिए था, नहीं हुआ। हमारे बड़े भाई एल रमना साहब है इधर, तेलुगुदेशम का अध्यक्ष, माजी पार्लियामेंट मेंबर और माजी मंत्री भी है। आज तेलुगुदेशम का अध्यक्ष के नेतृत्व में महाकूटमी बनाने में वो बहुत बड़े कामयाब है। जो महाकूटमी के नेतृत्व में हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कल के दिन, आने वाले दिन उर्दू जर्नलिस्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। जो भी मसला है वो हम सॉल्व करके आप लोगों के लिए हम आगे आने वाला तेलंगाना को आगे बढ़ाने के लिए बिगड़ आप लोगों से नहीं हो सकता, आप लोग इसमें होना चाहिए। आप लोग का रोल जरूरी है आज का तेलंगाना में आगे बढ़ने के लिए। और आज क्या हो रहा है, बंगारू तेलंगाना हो रहा है। बंगारू तेलंगाना किसके पास है हमको तो नहीं जानते, आप लोग भी नहीं जानते। कोने पे उर्दू पत्रकार और उर्दू रिपोर्टर्स सबको मेरा सलाम आदाब। सत्तर साल हो गया अपन का देश को इंडिपेंडेंस आके। आज भी इस देश में और स्टेटों में हमारा मसला है, ये मसला हल करने के लिए हुकूमत सामने नहीं आ रहे। जो हुकूमत ने जो जीवोस लेके आ रहे मगर उसको अमल नहीं कर रहे, वो अमल में आज तेलंगाना स्टेट का इलेक्शन आने वाला है। अब इलेक्शन तो उसका इलेक्शन का शेड्यूल भी अनाउंस हो गया, इसलिए इस समय हर पार्टी नेता को इन्वाइट करके जो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का जो मसला है, ये मसला हल करने के लिए 4 साल 1 महीने चंद्रशेखर राव जी ने हुकूमत चलाया। उस समय में आप लोगों को क्या क्या मिले, क्या क्या वादा दिए, तेलंगाना हासिल करने के लिए जो उर्दू रिपोर्ट्स का मेहनत का फल क्या मिला। जो उर्दू रिपोर्टर्स हर गांव में रह सो हर गरीब लोगों का हर मसला हल करने के लिए हुकूमत के सामने लेके आने के लिए, आप भारत ही बोलते उसको, जैसा जिम्मेदार से काम करे, तेलंगाना हासिल करने के लिए भी बहुत मेहनत करें। मगर तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना हुकूमत TRS सरकार ने आया, TRS सरकार का हुकूमत पूरे का पूरा चंद्रशेखर राव जी का फैमिली रोल हो गया। तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तेलंगाना में TRS को हटाने के लिए अपोजिशन पार्टियों ने अजीम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया है। अजीम इत्तेहाद के मुस्तकबिल और उसके लाहे अमल पर न्यूज 18 के नुमाइंदे रमना ने तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडरा राम से खास बातचीत की। तेलंगाना में इलेक्शन की हीट शुरू हुई है। इस मामले में थोड़ी दिन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन बनने के लिए पूरा पार्टियां कोशिश कर रहे। KCR को हराने के लिए पूरा
पॉलिटिकल पार्टीज ने कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में हमारे साथ तेलंगाना जनसमिति अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंडराम जी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए कैसा चल रहे महागठबंधन की बारे में डिस्कशंस कैसे चल रहे हैं? आज तो कोशिश तो है महागठबंधन कायम करने का, और इस महागठबंधन कायम करने के लिए हमने एक रोड मैप बनाए थे। इसमें सबसे पहले मैनिफेस्टो, एक कॉमन मैनिफेस्टो तैयार की बात हुआ, और कॉमन मैनिफेस्टो तो लगभग वो तैयार हो चुका है। 2-3 दिन में उसको भी हम पूरा फाइनल करके हम सब आवाम के सामने रखेंगे। दूसरी बात, इसकी अमलावरी के लिए एक तरीका, एक स्पेशल मिशनरी, इसके बारे में भी हम बातचीत हुआ और वो भी कायम हो जाएगा। तीसरी बात, वो सीट शेयरिंग, और वो सीट शेयरिंग के सीट बंटवारा के बारे में तो अभी बातचीत चल रहा है आपसी में, और जल्द ही ये फैसला हो जाएगा। और ये महागठबंधन की जब ऐलान हुआ तो यहाँ की पूरा सियासी माहौल बदल गया, और ये अब तक तो सब लोग समझने लगे पूरा टीआरएस का कमज़ोरियाँ, उसकी काम करने का जो तरीका है उस पर बहुत ही गुस्से पे है लोग, नाराज़गी तो दिखाई दे रहा साफ साफ। और इसको एक चैनलाइज करने के लिए और एक अलग ही अल्टरनेटिव एक रास्ता बताने के लिए कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जब ये महागठबंधन आया तो सब लोगों का नज़र इसके ऊपर लग गए, तो एक अल्टरनेटिव देखने लगे। ये अल्टरनेटिव टीआरएस को हराएंगे और एक नया सरकार को बनाएंगे, ये साफ मालूम हो गया। जब ये बात मालूम हो गया तो आवाम में एक टीआरएस की ग्राफ, उसकी वोट शेयर दिन ब दिन घटते ही जा रहा है, और जहाँ तक महागठबंधन की मदद तो बढ़ते ही जा रहा है। एक उत्सुकता के साथ साथ लोग इसके जुड़कर काम करने के लिए तैयार हो रहा है। हर जगह टीआरएस, तो ये साफ मालूम हो रहा कि टीआरएस अपनी मदद आवाम में कम होते जा रहा, और जहाँ तक महागठबंधन की ये तो हर दिन ये मजबूत होते ही जा रहा, तो ये मालूम हो रहा साफ। केसीआर ने 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए वादा किया, और स्टेट असेंबली में भी इसका रेजोल्यूशन पास हो गया। सो ये 12% का रिजर्वेशन की बात, सो इसके बारे में क्या बताएंगे? और महागठबंधन की मैनिफेस्टो में ये 12% का कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, इसके बारे में हम तो कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। जहाँ तक पहले जो रिजर्वेशन था वो भी कोर्ट में अटक गए, तो जल्द से जल्द ये रिजर्वेशंस कोर्ट से बाहर ले आने का, जो मसाइल कोर्ट में है उसको हल करने का बहुत ही ज़रूरत है, और उसके बाद में बाकी चीज़ सोचा जाए। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, सुधीर कमेटी की सुझाव, और उससे पहले ही केंद्र सरकार ने जो कमेटी डाला था वो कमेटी का, सचार कमेटी का सुझाव, उसको अमल में ले आने का कोशिश रहेंगे। बाकी जहाँ पूरा हमारा जो एजेंडा का मकसद, ये तो पहला जो है, ये 4 साल का जो ऑटोक्रेटिक रूल, जो फैमिली रूल तेलंगाना में चल रहा है, और केसीआर और उसका फैमिली का, उसको ख़त्म करना, और उसके जगह फिर एक बार यहाँ की जमहूरियत को कायम करना और यहाँ की जनतंत्र मजबूत करना, ये हमारा पहला मकसद है। और दूसरा जो है, जो तेलंगाना की तहरीक के दौरान, जो आंदोलन के दौरान हमने एक अच्छा तेलंगाना, एक सामाजिक तेलंगाना बनाने का था, एक उम्मीद था, और उसको हासिल करने के लिए पूरा कोशिश जारी रहेंगे। ये 2 मकसद को पूरा करने के लिए हमारा एजेंडा तैयार हो ही जाएगा। 2-3 दिन में उसको फाइनल शेप देंगे और आवाम के सामने ले आएंगे। सो केसीआर ने बोल रहे कि हमने 12% का रिजर्वेशन देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर वो बोल रहे कि हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाया है मुसलमानों के लिए, इस बार भी हमारे को मुसलमान भाइयों और बहनों हमारे को वोट डालेंगे बोल के उन्हें सोच रहे। और एमआईएम जो है हमारे साथ है, कैसा भी हम ये इस टाइम पे मुसलमानों का मन जीत के इलेक्शन में जीतेंगे बोल के वो सोच रहे। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में?
वो ये जो टीआरएस की जो बयान है ये गलत है। पूरी मुसलमान टीआरएस के खिलाफ है, क्योंकि ये सरकार बेरोजगार को मिटाने में नाकामयाब रहा, तो इसीलिए लोग खुश नहीं हैं। और दूसरी बात जो है, जो छोटे मोटे कारोबार करते उन लोगों के लिए मदद देने में भी सरकार कामयाब नहीं रहा। और ये सारी चीज़ जो है, जो यहाँ की सरकार ने कमीशन, सुधीर कमीशन डाला था, वो सुधीर कमीशन का सुझाव भी था ज़्यादा लोन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए पहुंचाने के लिए उन कमेटी ने कुछ वो सुझाव दिए, लेकिन उसका अमलावरी भी नहीं हुआ। तो इन सारे चीज़ों के वजह से लोग तो उतना अभी ये सरकार के पक्ष में नहीं है। मुसलमान भी हो, जो भी हो, जब सरकार ने सही तरीके से सरकार सत्ते को आवाम की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, जनता की फ़ायदे के लिए यहाँ की जितने भी सरकार की रकम है उसको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक फैमिली का, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स की फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होता है, तो लोग खुश नहीं रहते। और बहुत ही सारे दिक्कत है। अस्पताल में जाएंगे तो बिल जो आरोग्यश्री के नाते बिल आना चाहिए वो नहीं आता। फीस रीइंबर्समेंट स्कीम, जो कॉलेज जाने वाले प्राइवेट कॉलेजेस जाते हैं तो फीस रीइंबर्समेंट होना चाहिए, वो फीस रीइंबर्समेंट नहीं होता। ऐसे बहुत सारे दिक्कत तो है, इसको हल करने में सरकार ने कुछ नहीं की। तो इसीलिए लोग अभी तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरकार के खिलाफ में है। बहुत सारे लोग इसके पार्टी के खिलाफ वोट डालेंगे और जीतना तो मुश्किल है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आने वाली इलेक्शंस में ज़रूर महागठबंधन जीतेंगे, बल्कि टीजेसी चेयरमैन और तेलंगाना जनसमिति प्रेसिडेंट कोदंडराम ने बोले। रमना फॉर न्यूज़ 18 इन हैदराबाद। नाज़रीन, सीधा रुख करते हैं आंध्र की खबरों का। विजयवाड़ा की मशहूर दरगाह की मिल्कियत को लेकर तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। मामले में सियासी साजबाज के अलावा कई जावियों के चलते लोगों को अब अदालत का फैसले का इंतजार है। दरगाह मुतवल्लियान और वक्फ बोर्ड के बीच रसाकशी पर एक खास रिपोर्ट। विजयवाड़ा के भवानीपुरम में कौमी शाहरा के करीब वाक़ हजरत सैयद गालिब शहीद की दरगाह की जमीनों को लेकर तनाज़े काफी संगीन नवियत इख्तियार करता जा रहा है। वक्फ बोर्ड सज्जादा नशीनों, मुतवल्लियान और मुजाविरों के दरमियान दरगाह की 116 एकड़ जमीन को लेकर इख्तिलाफात काफी गहरे होते जा रहे हैं। इस दरगाह को सन 1955 में इनाम के तौर पर अराजी मिली थी। दरगाह की जमीन से आमदनी और अखराजात के उमूर की निगरानी मुतवल्लियान की कमेटी करती आ रही है। पहले इस जमीन पर ज़राअत होती थी, लेकिन अब पूरी जमीन कमर्शियल एरिया में आ गई है, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि इस दरगाह की मिल्कियत से 450 खानदान मुंसलिक हैं। दरगाह मुतवल्लियान की 11 रुकनी कमेटी अब वक्फ बोर्ड के तर्ज अमल से काफी नाराज है और वक्फ बोर्ड पर गैर जरूरी मुदाखलत का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जमीन निजी वक्फ मिल्कियत है। दरगाह कमेटी पुलों की तामीर के लिए गुत्तेदारों को जमीन लीज पर देना चाहती है, जिससे हर माह 1 करोड़ रुपए किराया वसूल होगा। ताहम वक्फ बोर्ड का कहना है कि दरगाह कमेटी को जमीन लीज पर देने का इख्तियार हासिल नहीं है। इस दरगाह की जमीन को कुर्क कर लेने का हुक्म वक्फ बोर्ड ने गुज़िश्ता महीने जारी किया है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और विजयवाड़ा मगरिबी हल्के से रुकन असेंबली जलील खान ने इस मामले में सियासत करने का अपोजिशन जमातों पर इल्जाम लगाया है। याद रहे कि जलील खान YSR कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर तेलुगु देशम में शामिल हो गए थे। जलील खान ने दावा किया कि कुछ लोगों ने दरगाह के करीब 50 लाख रुपए आमदनी साजबाज करके हड़प ली है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। जलील खान ने यह भी दावा किया कि MLA फंड से उन्होंने दरगाह के काम कराए हैं, जबकि मुतवल्लियान की कमेटी ने कहा है कि वो बरसों से आमदनी का 7% हिस्सा वक्फ बोर्ड को अदा करते आ रहे हैं।
कमेटी का कहना है कि राजधानी के बनने के बाद दरगाह की कुछ अराजी से आमदनी कई गुना बढ़ चुकी है, जिसके बाद से वक्फ बोर्ड हुकाम की नीयत खराब होती जा रही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की अहलियत और उनकी मुबैना गैर आईनी तकर्रुरी पर भी दरगाह कमेटी ने सवाल उठाए हैं। गैर कानूनी तौर से मुतवली बन जाने का वक्फ बोर्ड के CEO पर इल्जाम आयद किया जा रहा है और अपने मफादात के लिए बिना इजाजत दरगाह की आमदनी बेदरेग इस्तेमाल करने का इल्जाम वक्फ बोर्ड हुकाम पर आयद किया है। इंतजामिया और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके दरगाह की मिल्कियत के असल हकदारों को परेशान करने का वक्फ बोर्ड पर इल्जाम आयद किया गया है। वक्फ बोर्ड के मुबैना गलत तर्ज अमल के खिलाफ दरगाह के मुतवलियान ने बड़े पैमाने पर जद्दोजहद करने का ऐलान किया है। मुतवलियान के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हुकाम प्राइवेट कंपनियों को जमीन लीज पर देने के नाम पर दरगाह की जमीन पर नाजायज कब्जा करने का मंसूबा रखते हैं। वक्फ बोर्ड डायरेक्टर ख्वाजा पर भी मुतवलियान ने बदनवानी के संगीन इल्जामात लगाए हैं। वक्फ बोर्ड दरगाह की जमीन को 30 साल लीज पर देना चाहता है और हासिल होने वाली आमदनी से तालीमी इदारा अस्पताल कायम करने की बात कही है। कुछ मुतवलियान पर मफाद परस्ती का वक्फ बोर्ड हुकाम ने इल्जाम आयद किया है, लेकिन अब खास बात यह है कि ये मामला अदालत के ज़ेर गौर है और सबको फैसले का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। विजयवाड़ा में ऑल ट्रेड यूनियंस लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 110 बल्दिया के मुलाजमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल के बावजूद हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का तर्ज अमल गैर इंसानी है। 16 अक्टूबर तक मसाइल का हल नहीं निकालने की सूरत में कलेक्ट्रेट दफातर का घेराव करने की ट्रेड यूनियन ने धमकी दी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। खवातीन मुलाजमीन को गिरफ्तार करने की बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि उन्हें 40,000 मुलाजमीन की भरपूर तायीद हासिल है।